दोस्तों कहते हैं ना, हर इंसान का सही इलाज हो सके, इसीलिए खुदा को डॉक्टर का रूप लेना पड़ता है। माता पिता के बाद जो हमारे जीवन की देखभाल करते हैं वो डॉक्टर ही होते हैं। जीवन से प्यार करना और शरीर को सेहतमंद बनाना एक डॉक्टर ही हमें सिखा सकते हैं। और आज रेडियो धूम के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में ऐसे ही एक आयुर्वेद के डॉक्टर से आप सबको रूबरू कराएगी आपकी अपनी रेडियो साथी आरजे पिया। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेद के जाने माने डॉक्टर अभिषेक शर्मा, जिनसे आज हम आयुर्वेद की बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर अभिषेक हमारे प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके रेडियो धूम में मुझे मौका मिला आने का, और ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि आज की डेट पे आयुर्वेदा का क्या महत्व है, कैसे उसको अपने जीवन शैली में उतारें और कैसे अपने आप को वो स्वस्थ रखें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर अभिषेक, आयुर्वेद के बारे में आपसे बहुत कुछ जानना है हमें, पर यहाँ सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, अपने बारे में हमें कुछ बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक शर्मा है। मैंने बीएमएस की पढ़ाई बेंगलोर कर्नाटका से ली। 2008 में मैंने प्रवेश लिया था। 2013 में मेरा पढ़ाई कंप्लीट हुई। पढ़ाई कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही मैं अपना रायगढ़ क्षेत्र, जो मेरा घर है, मैंने यहीं पे अपने आप को सेवा देने का मैंने ठाना था। तो तुरंत ही मैंने पढ़ाई के कंप्लीट होने के बाद ही रायगढ़ में आ गया, और रायगढ़ आने के तुरंत बाद ही मैंने अपना सबसे पहले अपनी कर्मभूमि समझिए, मैंने मेट्रो हॉस्पिटल ज्वाइन किया, जो आज भी मैं जहां कार्यरत हूं। मुझे 8 साल हो गए वहां पे काम करते हुए। डॉक्टर प्रकाश मिश्रा के अंडर में अभी भी काम कर रहा हूं, और वहां पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट में मैं वहां पे अपनी सेवाएं देता हूं। तो उसके बाद से मैंने 1-2 साल के अंदर ही अपना क्लिनिक चालू कर लिया, और क्लिनिक हमारा डिमरापुर चौक में श्री साईं हेल्थ केयर के नाम से 2017 से रनिंग है। अभी भी वह लोगों के उसमें चालू है जी। आपके परिवार में कौन कौन है डॉक्टर साहब? जी, परिवार तो बहुत छोटा परिवार है हमारा। मैं इकलौता लड़का था। मेरे फादर 2019 में ही एक्सपायर हुए। अभी मम्मी है, वाइफ है, और 2 मेरी प्यारी बच्चियां हैं, जुड़वा बच्चे हैं। जुड़वा? जी। अरे वाह, क्या बात है। हाँ जी। और आपका बचपन यहीं रायगढ़ में ही हाँ जी, बीता? मेरा बचपन यहीं से बीता। मैंने 10th तक यहाँ सेंट्रल स्कूल से पढ़ाई की। 12th मैंने महर्षि विद्या मंदिर से पास किया, और 12th के सीधा बाद ही मैं बेंगलोर में सुश्रुता आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से वहाँ से पढ़ाई मैंने पूरी की अपनी। आइए बढ़ाते हैं हमारी चर्चा को। अभिषेक, जहाँ तक कि हमने जाना है और मैं आपसे पूछना भी चाहूंगी कि हमारे घर परिवार में अगर कोई एक माहौल होता है या फैमिली में कोई एक फील्ड से होता है, तो हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे बच्चों को भी हम उसी फील्ड में डालें। तो आप एक डॉक्टर हैं, तो क्या आपके फील्ड में भी कोई ऐसे डॉक्टरी लाइन से हैं? ऐसे देखा जाए तो मैं अपने फैमिली में, अपने खानदान में पहले ही डॉक्टर हूँ। मेरे फादर ओरिएंटल इंश्योरेंस रिटायर्ड ऑफिसर थे। मेरे दादाजी बैंक ऑफिसर थे। मतलब ज़्यादातर जितने हमारे फैमिली में हैं कोई डॉक्टरी लाइन पे नहीं है। सब मेरे चाचा जी रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो मतलब ये मेडिकल लाइन मेरे को शुरू से रुचि थी, मुझे इस क्षेत्र में जाना है। तो पापा ने भी कभी कुछ फोर्स नहीं किया, तुम्हारी जो इच्छा है वो उसमें आप पढ़ाई करो। तो जाहिर सी बात है, शुरुआत में मैंने भी एलोपैथ की तरफ रुझान था। मतलब मैं सोचता था एमबीबीएस ही एक डॉक्टर होता है, पर जैसे ही 10th-12th में हुआ, इस अदर कैरियर के बारे में भी पता चला मुझे कि नहीं, बीएमएस होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ये भी एक साइंस है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा अपने लेवल पर रिसर्च किया, तब पता चला कि नहीं, इसमें अपन कैरियर बना सकते हैं। एज ए कैरियर ऑप्शन ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के डेट पे जो लाइफस्टाइल चल रहा है, जैसे बीमारियां चल रही है, एलोपैथ में सब बीमारियों का इलाज संभव नहीं है। तो जैसा कि आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर लोगों में काफ़ी हद तक देखा जा रहा है, जो कि हमारी खराब जीवन शैली की वजह से ही जो हमारे शरीर में उत्पन्न हो रही है, उसका एक बहुत अच्छा निदान और उसका बहुत एक अच्छा उपचार आयुर्वेद में वर्णित है, जिसको हम अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करके अपने आप को हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं। तो वही मैंने पढ़ा है, तो और वही कोशिश करता हूँ कि लोगों की दिनचर्या, लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दूँ, ताकि वो अपना एक हेल्थ को मेंटेन कर सकें। जी बिल्कुल, इस बारे में हम आपसे और विस्तार से जानना चाहेंगे। फिलहाल तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी और हमारे श्रोताओं को भी बताना चाहेंगे हम कि आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और एलोपैथी की तरफ आजकल लोगों का ज़्यादा रुझान रहता है, आपने भी अभी कहा। इस जगह कहीं ना कहीं आयुर्वेद को हम कम महत्व देते हैं। जी। हमारी सोच ऐसी है कि आयुर्वेद
धीरे धीरे काम करता जी है। जी। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ नहीं, जैसे कि अब स्लो और फास्ट की तो इसमें बात, जैसे आम भाषा में बोला जाए तो अब लोगों को देखिए, सबसे पहले तो जागरूकता की कमी है। जैसे कि आप कोई भी एक डॉक्टर के पास गए, यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है, आप 2-3 साल से उससे पीड़ित हैं, तो डॉक्टर के पास भी आप जाएंगे, वो भी आपको बताएंगे कि ये बीमारी लाइलाज है, आपको इसकी दवाई आजीवन खानी पड़ेगी। तो आदमी सोचता है कि अब डॉक्टर ने तो मुझे मना कर दिया कि अब तो मुझे ये दवाई हमेशा खानी पड़ेगी। वो दूसरे लाइन में दूसरे पैथी की तरफ जाने से उनको पता ही नहीं होता कई बार। नॉलेज की हाँ, कमी होती वो है। उसको हाँ। एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब तो मेरे को सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है। तो नहीं, जहाँ पे एलोपैथी आपको हार रहा है या जहाँ पे वो उनका काम नहीं आ रही, आप आगे बढ़िए, आगे सोचिए। आजकल रायगढ़ में भी बहुत अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, तो आप उनके पास एक बार जाइए, उनसे परामर्श लीजिए, आपके बीमारी का निदान क्या है वो आपको बताएंगे और कैसे मैनेज होगा। या तो दवा से मैनेज होगा, तो दवाएं भी हमारी हैं सारी, और फास्ट और स्लो से डिपेंड नहीं करता। यदि कि आपका बीमारी, मान लीजिए आप 5 साल से आप बीमार हैं किसी रोग को लेके, जी। और आप चाहेंगे कि 5 दिन में उसका उपचार हो, तो ये तो किसी भी पैथी में संभव नहीं है। सही बात। आपको थोड़े अपने बीमारी के लिए धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। किसी भी पैथी में आपको ट्रस्ट होना चाहिए। यदि आप पूरे ट्रस्ट के साथ आएंगे, पूरा आपका बीमारी का सफल इलाज होगा, और इसकी मैं दावा कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि हमें एक सेकंड ऑप्शन के रूप में भी देखना चाहिए, मतलब Definitely. सीधे हार नहीं मानना जी चाहिए। जी जी कुछ और हमें ऑप्शन खोजना चाहिए। कई बार हमारे आसपास ही ऑप्शन होते हैं पर हम जी। जानते नहीं हैं। जानकारी नहीं है लोगों जी। को अभी भी। चलिए बढ़ते हैं अपने चर्चा में आगे। लोगों को अक्सर लगता है कि आयुर्वेद अपना काम करने में काफ़ी समय लगाता है, जैसा कि मैंने पहले भी ये प्रश्न पूछा है, लेकिन तरक्की तो हर चीज़ में होती है और आयुर्वेद ने भी काफ़ी तरक्की की है। तो ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिसका इलाज आयुर्वेद में भी जल्दी से हो सकता है। जी तो ऐसी कुछ बीमारियों के बारे में या ऐसी कुछ जानकारियां हम आपसे जानना चाहेंगे। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, जो आयुर्वेद है वो हमारे पुराने दादी नानी के नुस्खों के समय से चला आ रहा है। जी। तो जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उसके लिए तो कोई डॉक्टर के पास आता ही नहीं था। वो क्या है, वो हमारे जो उस टाइम के बुजुर्ग थे उनके ही नुस्खे ही, जैसे कि मान लो आपको सर्दी खांसी है, जी। नॉर्मल वायरल कोल्ड फीवर आ रहा है, तो उस टाइम आपको शहद या सीतोपलादी चूर्ण, ये सब हमारे दादी नानी के जमाने से चला आ रहा है। हाँ हाँ, वो सही है। आपने भी बचपन में खाया ही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। उसका खुराक बच्चों को देने से ही 2-3 दिन में सर्दी खांसी जुकाम बच्चों की ठीक हो जाती थी। तो आजकल आयुर्वेद के पास, हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं वो सब पुराने मरीज आते हैं और क्रॉनिक मरीज आते हैं। क्रॉनिक मतलब वही हो गया जिनको काफ़ी 4-5 साल से वो इलाज करा चुके हैं और जिनको आराम नहीं मिल रहा है। उस केसेस में हमको सफलता मिल रही है। कई जो आजकल जो प्रॉब्लम चल रही हैं, ज़्यादातर लोगों को नस में प्रॉब्लम है, कमर के दर्द में प्रॉब्लम है, तो उसके पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रायगढ़ में खासकर एलर्जी के पेशेंट बहुत हैं, जी। जिनको सुबह उठते ही छींकें आती है, नाक से पानी हो गिरना, छींकें आनी, बार बार सर्दी हो जाना, ये एलर्जिक के पेशेंट है। एलर्जी का एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। आपको सिर्फ एक दवा, एंटी एलर्जिक दवा साल भर या जब भी आपको हो रही है आपको वो खानी पड़ती है। जी। पर इसमें हमारे पास इलाज है, हम उसके इम्यूनिटी को डेवलप करके और खास रसायन चिकित्सा ये सब दे के उसको अपन इम्यूनिटी ठीक करके ये सर्दी खांसी के बुखार को, उसका समस्या को ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते जी। हैं। जी, सही बात है, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और एक्चुअली में ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है, जो जी, जी। छींक वाली प्रॉब्लम है, जी। एलर्जी की प्रॉब्लम है। वैसे भी आजकल का एटमॉस्फेयर जो है, हमारा वातावरण काफ़ी दूषित होता जी, जा जी, रहा है, जिसकी वजह से सारी चीज़ों में इफेक्ट पड़ता है। और एक चीज़ मैं आपसे स्पेशली पूछना चाहूँगी, जो आजकल के यंगस्टर्स हैं जी। बहुत जल्दी बीमारी की चपेट में आते हैं, जी जी क्योंकि आजकल के खान पान में और पहले के खान पान में काफ़ी फ़र्क आ गया है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे हम आयुर्वेद को अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आजकल जो हमको टीवी न्यूज़ में, समाचार पत्रों में, सब में देखने को मिल रहा है कि यंगस्टर को बहुत जल्दी या तो हार्ट अटैक हो रहे हैं, कोई इतनी सेलिब्रिटी हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं उसके बावजूद उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है। जी। और खासकर वो 30 या 40s के अराउंड में है। तो इसमें सबसे जो मेन फैक्टर मुझे लगता है लोगों का लाइफस्टाइल है।
ठीक है, जो जितने भी बड़े सेलिब्रिटी है, किसी का भी लाइफस्टाइल सही नहीं है, उनके खाने पीने का कोई टाइमिंग का वो नहीं है, जो उनको रेस्ट मिलना चाहिए प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया जाता जी है ना। तो मेन तो हमारी इम्यूनिटी बॉडी तभी बनती है जब हम प्रॉपर बॉडी को रेस्ट देंगे, प्रॉपर उसको टाइम टू टाइम खाना मिल रहा है, न्यूट्रिशनल फूड मिल रहा है, तब बॉडी की इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बनती है। और यही चीज़ आज के जनरेशन में ये बिल्कुल नहीं है। लोग 12-1 बजे 2 बजे तक जगते हैं, मोबाइल में चैट करते हैं, सुबह 10-11-12 बजे सो के उठते हैं। तो ऐसे में उनकी दिनचर्या बिल्कुल खराब है। ऐसे ही दिनचर्या रहा तो 4-5 साल में वो तुरंत किसी ना किसी रोग से ग्रसित हो जाएंगे। खास करके आजकल हार्ट प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रही है, डायबिटिक हर दूसरे तीसरे बंदे को आजकल डायबिटिक शुगर की परेशानी हो रही है, यंगस्टर को ब्लड प्रेशर की परेशानी हो रही है। जी जो बीमारी हम 40 से 50 साल के मरीज के बाद देखते थे, वो आज हम 30-40 के एज में ये सब बीमारियां देख रहे हैं। बहुत छोटे एज से ही जी, बच्चे तो ये बीमारी सब के शिकार खराब होते जा आपके रहे हैं। दिनचर्या लाइफस्टाइल के वजह से ही ये हो रहे हैं। और आयुर्वेद जो कहता है इसमें हमारा लाइफस्टाइल मैनेज करना ही मेन है। आप मतलब कैसे एक स्वस्थ व्यक्ति को आप स्वस्थ बना के रखते हैं, यही एम है, ताकि आप बीमारी ही ना पड़े। जी तो आपका लाइफस्टाइल सही है, आपके खान पान सही है, आपका दिनचर्या सही है, तो आपको कोई बीमारी ऐसे भी ग्रसित नहीं होगी, और अगर आप बीमारी हेल्दी नहीं में होगी तो हमें रहेंगे। डॉक्टर के पास नहीं जी जाना पड़ेगा। जी जी जी, बातें और भी करेंगे आपसे। आपने एक शब्द कहा इम्यूनिटी, जिसे हमने कोरोना काल में बहुत सुना है इस जी वर्ड जी को। जी जी इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे थे। जो बड़े लोग होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होती ही है, पर कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो बार बार बीमार पड़ते हैं। जी जी उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए आयुर्वेद में क्या उपचार है, क्या उपाय है, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। जी जी। तो आयुर्वेद में देखिए, इम्यूनिटी के लिए बच्चों के लिए एक स्वर्ण प्राशन करके एक पद्धति है, जो एक 16 संस्कार होते हैं हमारे में, उसमें से वन ऑफ द मेन संस्कार है स्वर्ण प्राशन का। स्वर्ण प्राशन का मतलब हिंदी में अर्थ है सोने का, मतलब बच्चे को प्राशन कराना। एक स्वर्ण भस्म होता है हमारे में, जी और उसको कई अपन मेद्य द्रव्य बोलते हैं, जैसे कि ब्राह्मी हो गई, ये सब के साथ मिक्स करके बच्चे को 0 डे से लेके अप टू 14 ईयर तक हम उसको बच्चे को दे सकते हैं। और वो डोज रहता है आपका महीने में एक बार, जब पुष्य नक्षत्र पड़ता है। जी जी, पुष्य नक्षत्र के दिन ही ये डोज दिया जाता है। और इसको उस जमाने पे आयुर्वेदिक वे ऑफ इम्यूनाइजेशन कह सकते हैं हम, अच्छा क्योंकि उस जमाने में कोई ऐसी टीकाकरण की पद्धति थी नहीं। जी जी तो उस टाइम भी बच्चे इतने स्ट्रांग होते थे कि वाकई उस टाइम पे ऐसा छोटे मोटी बीमारियों से उनको फर्क नहीं पड़ता था। पर आज के बच्चों को देखा जाता है कि हर जैसे ही मौसम बदलता है, छोटे बच्चों को सर्दी खांसी बुखार लगता है, और बच्चों को ये क्लिनिक्स पे लाइन लग जाती है कि जी सर जी हमारा बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। जहाँ मौसम चेंज होती है फिर से इसको सर्दी खांसी बुखार हो जाती है। तो ये एक ऐसी पद्धति है जिसको आप हर बच्चे को दे सकते हैं, जिससे मानसिक एवं शारीरिक रूप से बच्चे स्वस्थ रहते हैं इससे। तो इसको मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि स्वर्ण प्राशन के बारे में जानकारी लें, आप खुद एक बार सर्च करके देखें ये है क्या। और हम तो अपने बच्चों को, मैं अपने दोनों बच्चों को 0 डे से ही दे रहा हूँ, और वह भगवान की दया से काफ़ी एक्टिव बच्चे हैं। 1.5 साल की उम्र से ही बोलना चालू कर दिया था, कोई मतलब उनके ग्रोथ में कभी कोई रुकावट नहीं आई। क्या बात है। जी और मैं हमारे श्रोताओं को कहना चाहूंगी कि ऐसी किसी भी जानकारी को आप पूरी तरह से उसके ऊपर रिसर्च कर लें और अपने डॉक्टर की सलाह से ही किसी नतीजे बिल्कुल में बिल्कुल पहुंचे। जी डॉक्टर अभिषेक, अक्सर आजकल लोगों में देखा जाता है हेयर प्रॉब्लम्स हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, पिंपल्स जी बहुत ज़्यादा आते हैं, आजकल हेयर बहुत ज़्यादा फॉल होते हैं। जी जी मतलब बच्चे अगर छोटे हैं तो भी, यंगस्टर हैं तो भी, और इवन जब एक एज के बाद भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं। बालों का सफेद हो जाना भी आजकल बड़ी बड़ी समस्या बड़ी है। समस्या है। तो जी इसके बारे में हमें कुछ बताएं कि आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है और ये पॉसिबल है या नहीं है। जी जी। स्किन और हेयर के लिए बहुत से पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, क्योंकि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि नेचुरल वे से ही उनका ट्रीटमेंट हो। जी क्योंकि आप कोई भी चीज़ हार्मफुल केमिकल्स अपने चेहरे पे बालों पे इस्तेमाल करेंगे तो उसका दुष्परिणाम बहुत होता है। जी और आजकल जो कॉमन समस्या देखी जा रही है, 15-20 साल 16 साल के बच्चों के बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं। जी जी तो कई पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जो 16 साल का बच्चा है, उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं।
तो बाल सफ़ेद होने का कई बार जेनेटिक कारण होता है, दूसरा कारण रहता है पॉल्यूशन, जो रायगढ़ में काफ़ी पॉल्यूशन है और उसके वजह से ज़्यादातर लोगों में शिकायत आ रही है। और लड़कियों में, यंगस्टर में पिंपल्स होना, ये तो खैर एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसका भी आयुर्वेद में काफ़ी अच्छा समाधान है, मुख लेपाज हैं और वेरियस हमारे प्रिपरेशंस है जिसको हम देते हैं पेशेंट्स को, और उनकी प्रकृति एनालिसिस करने के बाद ही दवा दी जाती है और विद इन 2 to 3 weeks उनका हर चीज़ नॉर्मल हो जाता है। मतलब तो समस्या का बहुत ऐसा, समाधान बहुत जल्दी बिल्कुल मिल बिल्कुल, जाता जी है। जी जी जी। और ये आयुर्वेद बहुत अच्छा ऑप्शन भी है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि जी। साइड इफेक्ट का डर नहीं होता। हाँ जी, नहीं साइड इफेक्ट तो देखिए, हर ट्रीटमेंट जिसका इफेक्ट है उसके साइड इफेक्ट भी है, जी। पर यह है कि आपको प्रॉपर किसी डॉक्टर से परामर्श लेके ही आपको कोई भी ट्रीटमेंट चालू करना है। कई लोग समझते हैं आयुर्वेद है तो अपन कुछ भी लेके खा लें, पर उसका साइड इफेक्ट ऑब्वियसली मिलता है, किसी को लूज मोशंस, किसी को वॉमिटिंग। तो डोज जो है वो एक डॉक्टर डिसाइड करेगा जी आपकी बॉडी में कौन सी दवा सूट करेगी, इसलिए मैं यहाँ दवा का नाम नहीं बता रहा हूँ किसी को, जी जी। अदरवाइज नहीं तो लोग दवा लेके खाना चालू कर हाँ, और इसके फिर जी। दुखद परिणाम भी भुगतने हाँ पड़ हाँ, सकते क्योंकि हैं। सही हर एक बात है। शरीर डिफरेंट होता है, हम जो आयुर्वेद में मानते हैं हर प्रकृति अलग होती है हर इंसान की। जी जी तो जी। उसको दवा भी, जो आपको जो दवा सूट कर रही है, जरूरी नहीं कि वो उनको भी सूट करे। सही बात है। जी हम भी हमारे श्रोताओं को हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी नुस्खा या कोई भी तरीका अपनाने से पहले एक विशेष परामर्श बहुत जरूरी जी होता है। जी जी। एक विशेषज्ञ की परामर्श के बिना कोई भी काम नहीं करना चाहिए, हाँ जी नहीं तो परिणाम खुद को ही भुगतना जी पड़ता जी है। जी। चलिए, बातें तो हम बहुत कर रहे हैं और आपसे बहुत कुछ जानने को भी मिल रहा है। डॉक्टर अभिषेक, हमने एक थेरेपी के बारे में सुना है, पंचकर्म। जी जी जी। उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में पंचकर्म थेरेपी क्या होती है। पंचकर्म थेरेपी मतलब एक प्रकार का देखा जाए तो एक आयुर्वेद की जान है, समझिए ये, अच्छा। है ना। पंचकर्म जैसा कि नाम है, इसमें 5 नाम इसमें जुड़ते हैं। जी। पंचकर्म मतलब 5 टाइप ऑफ प्रोसीजर्स, अच्छा। है ना। 5 प्रकार के एक प्रोसीजर है जो हम अपने मरीजों में करते हैं, समझिए। तो सबसे पहले इसमें जो प्रोसीजर आता है उसको वमना, वमना मीन्स होता है, इसको सामान्य भाषा में बोला जाए तो मरीज को हम उल्टियाँ कराते हैं, समझिए। अच्छा। वमन प्रोसीजर है ये। हम्म। ये खासकर उस बीमारी में यूजफुल होता है जैसे कि जिस मरीज को कफ की प्रॉब्लम ज़्यादा हम्म। है ना। तो उसमें हम मेडिकेटेड दवाइयों के थ्रू, ये एक उल्टी होती है जो मरीज को बीमारी के कारण होती है, इसमें हम उसके जो इम्प्योरिटीज़ रहते हैं, मतलब जो भी उसके कफ हैं और जो भी इम्प्योरिटीज़ उसके पेट में है, कफ में है, छाती में है, इसके दवाई के थ्रू हम उसको वॉमिट करा के बॉडी से बाहर बाहर कर निकलते निकाल हैं। जी। देंगे। तो ये सबसे पहले मतलब ये वमन प्रोसीजर कहलाता है ये। दूसरा जो विरेचन कर्म होता है, जिसके थ्रू हम मरीज को मतलब उसके जो नीचे के टॉक्सिन्स हैं, लूज मोशन के थ्रू सारे टॉक्सिन्स क्लियर कर देते हैं। ये अच्छा। खासकर उसमें काम आता है जैसे कोई मरीज क्रॉनिक स्किन की बीमारी से यदि वो ग्रसित है, और या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता हो, जिनको बहुत मोशन उनको दिक्कत होती हो, हार्ड स्टूल्स हो, ये सब में ये प्रोसीजर काम आता है। जी। प्लस तीसरा होता है बस्ती ट्रीटमेंट होता है, ये भी एक प्रकार का ट्रीटमेंट है जिसमें हम एनिमा के थ्रू एक ऑयल या कसाय जो होता है वो मरीज के अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ये खासकर पैरालिसिस से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं उनमें ये काफ़ी फायदेमंद रहता है। प्लस चौथा आता है नस्या ट्रीटमेंट। नस्या ट्रीटमेंट मतलब इसमें हम नेजल पैसेज जो हमारे होते हैं उसके थ्रू आयुर्वेदिक ऑयल्स जो रहती हैं हमारी, उसको मरीज के मतलब नाक में अपन डालते हैं। अच्छा। ऑयलेशन है प्रकार का। ये किस में यूज होता है, ये जो मरीज जिनको बार बार एलर्जी की प्रॉब्लम है, जिनको सिर दर्द बना रहता जी। है ना, क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, उसमें ये ट्रीटमेंट बहुत बेस्ट काम करता है। अच्छा। और एक होता है रक्त मोक्षणा, आपने कई बार टीवी में भी देखा होगा, कई स्किन में जोक चिपका के ट्रीटमेंट किया जा जी रहा जी है, जी। तो इसे लीच थेरेपी कहा जाता है। लीच थेरेपी मतलब रक्त मोक्षणा, एक मतलब वहां से अपन इम्प्योर ब्लड को आउट करना है। जी ये जी एक जी। प्रोसीजर है, समझिए। कोई आपके पैर में घाव हो गया जो काफी साल भर, 1.5 साल से वो ठीक नहीं हो रहा है, वैसे पेशेंट को हम ये ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। तो अच्छा। उससे वहाँ की सर्कुलेशन बढ़ती है। और लीच थेरेपी है, वो लीच थेरेपी ये भी एक प्रकार का रक्त मोक्षण थेरेपी में ही आता है। तो खासकर जिनके वेरिकोज वेन्स है, वेरिकोज वेन के चक्कर में जिनको अल्सर हो गए हैं पैर में, वैसे मरीज में इसका बहुत फायदा होता है।
और हमने किया भी है और वैसे मरीज ठीक भी हुए हैं। अच्छा, जी। तो ये पंचकर्म जो आपने 5 पंचकर्म क्रियाएं इसे बताए, हाँ, हाँ। वही एक प्रकार का 5 थेरेपी है जिसको डॉक्टर ही एक जज करता है कि आपको किस थेरेपी के लिए आपकी बीमारी सूटेबल है। और एक हेल्दी इंसान भी अपने आप को फिट रखने के लिए ये प्रोसीजर करवा सकता है। ये अच्छा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो तभी आप ये सब प्रोसीजर ले सकते हो। और जैसे कि एक शिरोधारा एक ट्रीटमेंट है जिसमें आप देखे होंगे वो सिर के ऊपर तेल का एक ऑयलेशन कराया जाता जी है। जी जी। वो भी एक प्रकार का लघु पंचकर्मा में ही आता है। उसमें पेशेंट जो खासकर जिनको हेयर फॉल की समस्या है, जिनको सिर में दर्द बना रहता है, और जो एंजाइटी मतलब जो ज़्यादा तनाव में है ना, वो जिनको नींद की कमी है, जिनको नींद नहीं आता, जो स्लीपिंग पिल्स में है, उनको भी ये थेरेपी बहुत मददगार साबित होती है। अच्छा, आजकल एक चीज सुनने को ज्यादा मिलता है, माइग्रेन। माइग्रेन, हाँ। हाँ, तो ये माइग्रेन माइग्रेन के लिए हेडेक, भी क्या ये लाभदायक हाँ है? हाँ, माइग्रेन भी एक प्रकार का ऐसा सिर दर्द है जिसमें मतलब इंसान परेशान हो जाता है, जी। काफी तीव्र उसमें हेडेक होता है, उल्टियाँ होती है। तो हमारे पास इसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है माइग्रेन का भी। और आपने जैसे बोला नस्या नस्या ट्रीटमेंट, ये माइग्रेन पेशेंट को बेस्ट है। प्लस शिरोधारा, ये भी माइग्रेन पेशेंट को बेस्ट है, चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है। अच्छा। उनको ये सब देने के बाद ही कुछ जो मेडिसिन हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि किसी मरीज को हर 10 दिन या 12 दिन में हेडेक हो रहा है तो उनकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम हो जाती है। तो उनको फिर 2 से 3 महीने में एक आध बार हेडेक हुआ तो हुआ, बाकी इससे भी काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। आजकल लोगों का स्ट्रेस लेवल काफी हाई रहता है, जी जी बहुत सारे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है। जी। आजकल सभी का प्रेशर बढ़ रहा है, काम पे प्रेशर, बच्चों को है तो पढ़ाई का प्रेशर, हर चीज में प्रेशर है, जो किसी ना किसी रूप में एक प्रकार का बच्चों में या किसी भी यंगस्टर में एक मानसिक तनाव या मानसिक बीमारी के रूप ले रहा है। जी और अधिकांश आजकल के बच्चे को भी देखें, उनको ऊपर पढ़ाई का काफ़ी प्रेशर रहता है जिसके चलते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी। उनका बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी का, अधिकांश माता पिता आते हैं बोलते हैं हमारा बच्चा काफ़ी चिड़चिड़ा है, खाना नहीं खाता, कुछ पढ़ाई करो तो ज़्यादा गुस्सा करता है। तो ये सब उनका एक प्रकार का एक मानसिक तनाव के लक्षण दिखते हैं। तो ये सब भी है जिनको अपन दवाइयों के माध्यम से और ये सब से कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब प्रोसीजर करके। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई, पंचकर्म के बारे में हमने आज जाना। श्रोताओं, आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा, जो कि एक आयुर्वेद डॉक्टर है, और आज हम इनसे जान रहे हैं आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी जानकारियां, जो आशा करते हैं आप सबको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ जानते हैं अभिषेक सर से। अभिषेक जी, डॉक्टरी फील्ड में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपने BA MS किया है, तो इसमें और कौन कौन से डिग्रीज होती हैं और क्या क्या ऑप्शन होते हैं, क्योंकि कुछ श्रोता ऐसे हैं जो अगर आयुर्वेद फील्ड में जाना चाहें तो जी और क्या कर सकते हैं वो? जी जी, जो बहुत अच्छा सवाल है भी कि BAMS एज अ कैरियर ऑप्शन, यदि कोई यंगस्टर हैं जो सुन रहे हैं, उनके आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आज के डेट में तो NET टेस्ट, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो कंपलसरी है इसमें एडमिशन के लिए। और आपका रुझान वही 12th में आपने बायो के थ्रू आपको पढ़ाई करके एंट्रेंस टेस्ट देना है, फिर आपके नंबर के आधार पे ही आपको शायद अभी कॉलेज का सिलेक्शन होगा। BMS की पढ़ाई भी आपको 5.5 साल की पूरी पढ़ाई है ये, जिसमें आपको 4 साल 4.5 साल का पढ़ाई है प्लस 1 साल का इंटर्नशिप, कंपलसरी इंटर्नशिप है। जी। उसके बाद आप एक आयुर्वेद के ग्रेजुएट बन जाएंगे, जिसके बाद आपको BMS की डिग्री मिलेगी। और इसमें PG के भी ऑप्शन है, आप पोस्ट ग्रेजुएट भी बन सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हमारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हैं, जैसे आपको काया चिकित्सा है जिसमें जनरल मेडिसिन होता है, ENT है, गायनिक है, सर्जरी है। और आज की डेट पे सर्जरी का भी परमिशन कई स्टेट पे मिल चुका है, क्योंकि आयुर्वेद का पूरा फुल फॉर्म है BAMS, मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। और सर्जरी इसलिए क्योंकि सर्जरी के जनक बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा या पता ही होगा, फादर ऑफ सर्जरी जो थे वो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन डॉक्टर सुश्रुता जो थे, वो फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जिनको जाना जाता है। तो इसमें कैरियर की अनेक संभावनाएं हैं। और आप एक यंगस्टर यदि इस फील्ड में आना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छा है आज की डेट पे, आप कैरियर ऑप्शन इसमें बिल्कुल बना सकते हैं। और साथ में यदि आप योगा की डिग्री ले लेते हैं, जी। BSc इन योगा या डिप्लोमा इन योगा,
तो योगा प्लस आप बीएमएस डॉक्टर है तो ये एक इंटरनेशनल डिग्री हो जाती है। इसका वर्ल्ड लेवल पे डिमांड है। आप चाहेंगे तो आप फॉरेन में भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। कई हमारे जूनियर सीनियर्स हैं जो फॉरेन में हैं आज की डेट पे, वहाँ पे एक वैसे वो आयुर्वेदिक फिजिशियन प्लस योगा इंस्ट्रक्टर का काम कर रहे हैं। जी, तो बहुत अच्छा इसमें कैरियर है आपका। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। हमारे यंगस्टर्स जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, आशा करते हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपकी जी। जानकारियों से, और वो कुछ समझ पाए होंगे इस बात को। हमें जानकारी मिली है कि आपकी मिसेस भी डॉक्टर हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कौन सी डॉक्टर हैं, वो हमें कुछ बताएं अपने वो मिसेस भी के बारे में। आयुर्वेदिक डॉक्टर ही है और मेरी क्लासमेट ही थी। अरे वाह। हाँ जी, हमारी क्लासमेट ही थी, हमारी लव मैरिज हुई है। तो हमारा एक ही प्रोफेशन है और अपने एक ही प्रोफेशन में अच्छे से हम अब काम कर रहे हैं। और रायगढ़ में भी अब वही काम करने का, पूरा सेवा करने का मन बना के रखा है। वह अब नए सेंटर से हम इसकी शुरुआत भी करने जा रहे हैं बहुत जल्द। अच्छी बात है कि दोनों एक ही प्रोफेशन से एक अच्छे से समझ पाते होंगे, एक जी, अच्छी जी। समझदारी होगी आप दोनों बिल्कुल, के बीच बिल्कुल, में। बिल्कुल। क्या बात है डॉक्टर अभिषेक, आज बहुत कुछ हमको जानने को मिला आपसे। बहुत अच्छी बातें आपने बताई आयुर्वेद के बारे में। जाते जाते आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे रेडियो धूम के माध्यम से? जी जी, रेडियो धूम 89.6 के सभी श्रोताओं को मेरे यही अपील रहेगी, आप प्लीज़ अपने हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी दीजिए। क्योंकि ज़िंदगी में आपका हेल्थ है, आप अच्छे स्वस्थ हैं तभी आप आगे पूरा काम कर सकते हैं। तो आप अपने हेल्थ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल बनाइए और कोशिश करिए कि जो चीज़ आप काम कर रहे हैं अपना रूटीन अच्छा सही रखें और हेल्दी रहें। बस, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक, आज आप यहाँ आए, अपना कीमती समय हमें Thank you, दिया thank you. और हमें बहुत सारी जानकारी दी उसके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर अभिषेक शर्मा, जिन्हें आप सुन रहे थे अपनी दोस्त आरजे पिया के साथ रेडियो धूम के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। दोस्तों, इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग मिला पवन दिव्यांशु मिश्रा का। इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला। मुलाकात होगी आपसे अगली बार किन्हीं नए मेहमान के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रेडियो धूम सुनते रहिए। नमस्कार।